ना किसी को इसको समझने में, ठीक है। चलो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा पी वी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो पी किसके इक्वल हो गया, के इंटू के अपॉन वी लिख लेते हैं। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन वी। आपसे पूछे डीपी अपॉन डीवी क्या होगा, आपसे पूछे डीपी अपॉन डीवी क्या होगा, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x², ऐसे होता है ना। y इक्वल टू ऐसा लिखा हो 2/x, तो dy ओवर dx पूछा लोगों से क्या होगा, तो क्या होगा माइनस का 2/x², हाँ या ना। 1/x का माइनस का 1/x² होता है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको भी मैं ऐसा सेम लिख सकता हूँ कि हम लोगों के पास में डीपी ओवर डीवी कैसा हो जाएगा, माइनस का के अपॉन वी², ठीक है। के किसके इक्वल है बेटा, के की जगह में क्या रख सकता हूँ, पीवी, तो ऐसा बोल सकते हैं डीपी अपॉन डीवी विल बी इक्वल टू माइनस का पीवी अपॉन वी², ये गायब, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोगों को कैसे मिलेगा, माइनस का पी अपॉन वी, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से ऐसा लिख सकता हूं कि डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी। दिस इज ऑल्सो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज माइनस पी अपॉन वी, ऐसा बोल सकते हैं ना। दिस इज ऑल्सो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर with respect to with respect to volume with respect to volume at constant temperature is minus p upon v। चेंज मेरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। चेंज कैसा आ रहा है, प्रेशर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, क्योंकि अगर हम लोग चेंज देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग तीन तरीके से बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट को बोल सकते हैं। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना। तीन तरीके से बोल सकते हैं ना, समझ रहे हैं आप लोग, ये लिख लिए सब लोग। सर शुरू से कर दीजिएगा स्लाइड। चलो कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं इसके हम लोग। पी कैसा होता है, पी इक्वल्स टू के इंटू के अपॉन वी ना, के इंटू 1/v लिखो या के अपॉन वी लिखो, सही लिख रहा हूं। तो प्रेशर का अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बेटा, ऐसा कुछ आएगा, है ना। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कैसा हो रहा है, कम, या वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, ऐसा कुछ मिलेगा हम लोगों को, सब लोगों ने पढ़ा है इसको। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहा है कि P इक्वल्स टू क्या है बेटा, K इंटू 1/v। आपसे पूछे प्रेशर का 1/v के रेस्पेक्ट में कैसा ग्राफ आएगा, प्रेशर का 1/v, तो इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू mx से, y इक्वल्स टू mx, y क्या आप लोगों के पास में P है और x क्या है 1/v, ठीक है। तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा कुछ मिलेगा हम लोगों को, जिसका जो स्लोप होगा, ये जो इसका हम लोग tan थीटा लेंगे वो किसके इक्वल मिलेगा बेटा, दैट इज के कांस्टेंट, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इन दोनों ग्राफ्स को समझने में। चलो आप लोगों से पूछे बेटा कि प्रेशर का, आपको पता है पीवी इक्वल्स टू कैसा होता है बेटा, पीवी इज कांस्टेंट, पीवी कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। तो आपसे पूछा है पीवी का ग्राफ प्रेशर के रेस्पेक्ट में कैसा आएगा, ऐसा कुछ है ना। पीवी तो चेंज नहीं होगा ना प्रेशर को चेंज करने पे, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो कांस्टेंट रहेगा पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। आपसे पूछे बेटा पीवी का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ग्राफ कैसा आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा ही कुछ, ये भी चेंज करेगा क्या, प्रेशर को चेंज करने से या वॉल्यूम को चेंज करने से पीवी चेंज नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। जितने भी ग्राफ्स में ड्रॉ कर रहा हूं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। चलो हम लोग ऐसा बोल रहे थे बेटा पीवी कैसा है, पी इज इक्वल टू के इंटू 1/v, अगर लॉग लेंगे तो क्या आएगा, ln p विल बी इक्वल टू ln 1/v प्लस ln k,
ऐसे होगा लॉग लेंगे तो, ठीक है ना, स्मॉल लॉग हम लोग ले लिए, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग, ये आएगा ना लॉग में, लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वही लिख दिए हम लोग, ln 1/v प्लस ln के, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि ln p वर्सेस ln 1/v ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन बट ln p वर्सेस ln 1/v, तो आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c से, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा हम लोगों के पास mx प्लस c। c क्या होता है बेटा, y इंटरसेप्ट होता है, c वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करता है। तो c आप लोगों के पास पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ कहीं से बेटा ग्राफ का स्टार्टिंग होगा, ये पॉइंट क्या होगा ln के, ठीक है। बेटा स्लोप जो मिलेगा हम लोगों को m कितना मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 1 से इंटू करना है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। तो हम लोगों को यहाँ पे m कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, समझ रहे ना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा बेटा, जिसका ये एंगल जो मिलेगा हम लोगों को, थीटा जो होगा वो कितना होगा बेटा, 45, ठीक है। थीटा हम लोगों को कैसा मिलेगा, 45 मिलेगा, क्योंकि m कितना मिल रहा है बेटा, यहाँ से m देखो, m मिल रहा है हम लोगों को 1, 1 मतलब tan थीटा कितना हो गया, 1 होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ऐसा ही कुछ मिलेगा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोगों ने जो लिखा हुआ है ln p, जो इक्वेशन लिखा हुआ है सामने, उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ln p विल बी इक्वल्स टू माइनस का ln v प्लस ln k, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि log ऑफ 1/v को माइनस का log ऑफ v लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं कि नहीं, समझ आ रहा है सभी को, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें बेटा y इक्वल्स टू mx प्लस c से, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और एक ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर दें किसके बीच में बेटा, ln p वर्सेस ln v, log ऑफ p वर्सेस log ऑफ v के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ पे स्लोप m जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे m जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस का 1, ऐसे मिलेगा ना। यहाँ पे m जो मिलेगा आप लोगों को वो कितना मिलेगा बेटा, -1, -1 मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 135, 135 फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 135 का जो एंगल होगा वो किससे रहेगा बेटा, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो लेते हैं, स्लोप का जो एंगल लेते हैं वो किससे ले जाता है, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मतलब नीचे की तरफ आएगा ग्राफ कहीं, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेगा बेटा, ln के नीचे की तरफ आएगा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 135 का होगा, समझ रहे ना। तो ये वाला जो एंगल हुआ ये 135 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, समझ सकते ना आप लोग, कोई दिक्कत है क्या किसी को इनको समझने में। ये सभी ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करते जितने भी बनाए मैंने अब तक, जितने भी ग्राफ्स बनाए वो सभी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बनाए गए हैं, इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सबको हम लोग आइसोथर्म बोल सकते हैं। जितने भी ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं दोज आर ऑल आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, आइसोथर्म बोल सकते हैं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसको समझने में, सभी को क्लियर हो रहा है ना ये सब, चलो ठीक है। तुम लोगों को सभी को क्लियर है, ठीक है। बॉयल्स लॉ यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सेकेंड लॉ लिखोगे आप लोग, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ किसका किसका रिलेशन होता है ये बताओ, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, है ना। तो ये तो जनरल सा ऑब्जर्वेशन, जितने भी लॉ हैं वो सब लोग बेसिकली आप लोग सभी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना, सब लोग जानते हैं इनके बारे में, ये कोई डिफिकल्ट लॉ तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक रहता है इनका। तो सर चार्ल्स लॉ किसके बारे में, चार्ल्स लॉ रिलेशन किस किस का रिलेशन बेटा, वॉल्यूम और
वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन। तुमको पता है वॉल्यूम कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किस में होना चाहिए बेटा, डिग्री सेल्सियस के केल्विन। टेम्परेचर हम लोग लेंगे वो किस में लेंगे, हमेशा केल्विन में, ठीक है। सिंपल सा बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या रखने वाले हैं बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होने वाला है, कांस्टेंट प्रेशर होगा एंड मोल्स होगा। अगर हम लोग प्रेशर को और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो V इक्वल टू कैसा हो जाएगा बेटा, K इंटू टी। तो V अपॉन टी कैसा हो जाएगा, V अपॉन टी इज कांस्टेंट। समझ सकते हैं आप लोग। तो ऐसा बोल सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर हम लोग कांस्टेंट करके रखते हैं तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है वो कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। सारी बातें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम कैसा होता है, डायरेक्टली टू टेम्परेचर। ये फिर बोल सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। इन दोनों में से कोई भी चीजें लिखोगे वो दोनों से मतलब चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया ना। या तो बोलो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है, या बोलो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों बातें एक ही है ना, अलग अलग तो नहीं है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब कैसा होगा, V1 अपॉन T1 किसके इक्वल होगा बेटा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, है ना। समझ सकते कि नहीं समझ सकते, ऐसा बोल सकते हैं ना कि V1 अपॉन T1 कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। V2 अपॉन T2 कैसा होगा, ये भी कांस्टेंट ही होगा। अब कोई भी वॉल्यूम रखो कोई भी टेम्परेचर रखो, उनका रेशियो तो कांस्टेंट ही रहता है ना। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट। आप लोग वॉल्यूम को बढ़ाएंगे वो टेम्परेचर को ही बढ़ा लेगा, रेशियो को मेंटेन रखेगा, ऐसे ही कुछ होने वाला है ना। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम को, मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरे को अपने आप से बढ़ाएगा वो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप टेम्परेचर को बढ़ा दिया बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए वॉल्यूम को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा, ठीक है। तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, फिर V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, एक ही बात है, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा वाला लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर V अपॉन टी कैसा होता है बेटा, कांस्टेंट। V अपॉन टी कैसा होता है, V अपॉन टी इज कांस्टेंट, या V इक्वल्स टू क्या होता है, KT। तो dV अपॉन dt क्या हो जाएगा, dV अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू K। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सोचो थोड़ा। dV अपॉन dt कैसा होगा, K होगा ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे, y इक्वल्स टू 2x लिखा है तो dy अपॉन dx क्या होगा, 2 होगा ना, है ना। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, dV अपॉन dt क्या होगा हम लोगों के पास के, t का डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा ना। k किसके इक्वल है बेटा, k इज v अपॉन t। k किसके इक्वल है बेटा, v अपॉन t, ऐसे है ना। k इज v अपॉन t, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू v अपॉन t, इज इक्वल्स टू v अपॉन t। यानी हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम with respect to temperature at constant pressure, at constant pressure is V upon T, at constant pressure is V upon T। change in volume with respect to temperature at constant pressure is V upon T, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग। इसको समझने में किसी को दिक्कत है क्या, कोई समझ आ रहा है। जो पीछे वाले टर्म में जो चेंज आया था वो नेगेटिव आया था, माइनस का P अपॉन V था आई थिंक, है ना। यहाँ पे चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव चेंज होने का मतलब, हेलो ऋतिक लिखो आप क्या बोल रहे हो, लिखो उसको मैसेज लिखो।
नहीं आ रही सर हमारी। तुम्हारी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। कई बार सर बोल दे सर, आपको आ नहीं रही आवाज। ऋतिक मैसेज टाइप करो तुम। मैसेज करो सर। ठीक है सर। सर को ये लिख लिया आप लोग। चलो, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? V अपॉन टी रहेगा, है ना। ये जो चेंज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और पीछे वाले टर्म में हम लोगों ने देखा था चेंज कैसा मिल रहा था हम लोगों को? दैट चेंज वाज नेगेटिव, है ना। कहाँ लिखे थे उसको? ये रहा, है ना, माइनस का P अपॉन V लिखे थे हम लोग। चेंज नेगेटिव आने का मतलब था सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे चेंज कैसा मिल रहा था हम लोगों को? पॉजिटिव मिल रहा था, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और चेंज जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, पीछे वाले केस में चेंज नेगेटिव था। तो तीन तरीके से हम लोग इसके स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। चार्ल्स लॉ को तीन तरीके से लिख सकते हैं कि चेंज जो आता है वो पॉजिटिव आता है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है वो V अपॉन टी रहता है, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और एक हम लोग बोल रहे थे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन के जैसे अगर हम लोगों के पास में बेटा टेम्परेचर हम लोगों के पास 2 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम कितना V है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? 2V। ऐसा होगा क्या? टेम्परेचर को डबल कर दिए तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा? टेम्परेचर को डबल करने पे वॉल्यूम डबल नहीं होता, है ना। टेम्परेचर को डबल करने पे वॉल्यूम डबल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। टेम्परेचर हम लोगों ने किस में लिया बेटा? डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर किस में लेना चाहिए था? केल्विन में लेना चाहिए था ना। वॉल्यूम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में चाहिए हम लोगों को? केल्विन में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो, पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं, फिर बातें करेंगे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करने पे वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। अभी हम लोग सिर्फ बातें की है कि टेम्परेचर को केल्विन में रख के चलेंगे तो टेम्परेचर को डबल करने पे वॉल्यूम डबल हो जाता है, या टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ही बढ़ेगा। ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं ना कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में होना चाहिए हम लोगों के पास में? केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। बट एक तो हम लोग पढ़े V इक्वल्स टू क्या होता है? K इंटू टी, ऐसा ही कुछ था। तो वॉल्यूम का रेस्पेक्ट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा आएगा, है ना। Y इक्वल्स टू mx से कंपेयर कर सकते हो इसको, ऐसे ही कुछ रहेगा ना। यस सर, नो सर। ये क्या हम लोगों के पास y इक्वल्स टू mx, ठीक है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KT। वॉल्यूम का अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाओगे तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसे ये पॉजिटिव स्लोप है, तो इसका अगर स्लोप निकालोगे या टेन थीटा निकालोगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? टेन थीटा इज इक्वल्स टू K, जो भी कांस्टेंट रहेगा इसका, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बेटा वॉल्यूम का V अपॉन टी का जो ग्राफ होगा वो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कैसा आएगा? V अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आपने पढ़ा V अपॉन टी कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कैसा रहेगा?
पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए बेटा V अपॉन टी का ग्राफ प्रेस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसा आएगा, तो वो भी ऐसा ही कुछ आएगा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, है ना। वॉल्यूम को चेंज करने पे V अपॉन टी में चेंज नहीं आ सकता, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो भी V अपॉन टी चेंज नहीं हो सकता। V अपॉन टी कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसमें तो चेंज नहीं आएगा ना, क्या आ जाएगा, थोड़ा सोच के बताओ, नहीं आ सकता, है ना। ठीक है, इसमें अगर लॉग लोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, V इक्वल्स टू KT में अगर लॉग लोगे बेटा तो हम लोगों को मिलेगा ln V विल बी इक्वल्स टू ln T प्लस ln K, और एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ करोगे आप लोग इसके बीच में ln V वर्सेस ln T, इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हो किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, ये हो जाएगा y mx प्लस c। ठीक है, c कितना है हम लोगों के पास में बेटा, log ऑफ k, स्ट्रेट लाइन आएगा, ये जो स्लोप हम लोगों को मिलेगा थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा 45। ये सब कुछ बेसिक ही है एक्चुअल में इस चैप्टर में, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और बेसिक में भी बहुत ज्यादा बेसिक है। शायद गैस लॉ तो सभी लोगों को आना ही चाहिए, तुम लोगों को ये नहीं आएगा तो इससे आसान चैप्टर शायद फिजिकल में कोई होता नहीं है। स्टार्टिंग का चैप्टर बहुत इजी है ये, जब तक रियल गैस समझेंगे तब जाके थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन नीट में रियल गैस का भी ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो इस वजह से पूरा चैप्टर इजी रहता है आप लोगों के लिए। हो गया इतना, चलो ठीक है। पर अगर हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखते हैं तो क्या चेंज आएगा, कोई बताएगा मुझे, अगर टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में रखते हैं कोई चेंज नहीं आएगा तो सर, वॉल्यूम में कितना चेंज आता है, नो चेंज सर। कितना आएगा बेटा, अगर टेम्परेचर को हम लोग बातें करें, ठीक है, टेम्परेचर की हम लोग बातें करें बेटा, अगर डिग्री सेल्सियस में लेकर, टेम्परेचर किस में हम लोगों के पास डिग्री सेल्सियस में है, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जो भी करेगा उसको मैं एक सिंपल तरीके से लिखता हूँ। अगर टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेके चलते हैं तो जो वॉल्यूम होगा बेटा, वॉल्यूम चेंजेस बाई 1/273 टाइम्स of the volume at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius with per degree change in temperature। बट अगर वॉल्यूम को हम लोग और टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में लेके चलते हैं तो जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो कैसा आता है बेटा, 1/273 टाइम्स आता है, किसका, ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो वॉल्यूम किस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से ऐसा सोचो कि हम लोगों के पास में मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना है उसका V0 है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा V0। टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन कितना इंक्रीज करेगा, 1/273 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कितना इंक्रीज करेगा बेटा V0 प्लस V0/273, V0 का 1/273 टाइम्स हम लोग इंक्रीज करा दिए, टेम्परेचर में लिया होता माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूमीटर कितना होता V0 माइनस V0 अपॉन 273, 1/273 टाइम्स कम हो जाता, ऐसे होता ना, किस वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम उसका किस पे था 0 डिग्री सेल्सियस पे था। मान लो आप लोगों ने टेम्परेचर कितना करके रखा 2 डिग्री सेल्सियस, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V0 प्लस V0 अपॉन 273, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इतना होता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा V0 अपॉन 273,
हाँ या ना? बट 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जो चेंज आता है वो आता है V0/273। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग कितना ऐड किया, V0/273। नेक्स्ट वन के लिए कितना कर दिए, V0/273 फिर से ऐड कर दिए। जैसे आप लोगों से पूछे 3 डिग्री सेल्सियस हम लोग रखे होते टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कितना होता, V0 प्लस V0/273 फॉर 1 डिग्री, फॉर अनदर 1 डिग्री V0/273, फॉर अनदर 1 डिग्री V0/273। 3 बार ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन जनरल अगर इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा V0 इंटू 1 प्लस 1/273, ऐसे ही होगा ना। इसको लिखोगे ये हो जाएगा V0 इंटू 1 प्लस 2/273। इसको लिखोगे क्या हो जाएगा, V0 इंटू 1 प्लस 3/273। तो इन जनरल अगर हम लोगों ने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, T°C, तो वॉल्यूम कितना होगा, VT। वो किसके इक्वल होगा बेटा, V0 इंटू 1 प्लस T/273। जनरल इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं। टेम्परेचर अगर हम लोगों के पास में क्या है, डिग्री सेल्सियस में, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा कि 3 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग यहाँ 3 यूज किए ना, 2 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ 2 यूज किए, 1 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ क्या यूज किया, 1 यूज किया, तो टी पे कितना यूज कर लेंगे, टी यूज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, V एट एनी टेम्परेचर T इन डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/273। जनरल इक्वेशन रहता है। अगर टेम्परेचर हम लोगों के पास में T1 डिग्री सेल्सियस होता, वॉल्यूम कितना होता, V1 किसके इक्वल, V0 इंटू 1 प्लस T1/273। टेम्परेचर कैसा होता बेटा हम लोगों के पास में, T2 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम कितना होता, V2 किसके इक्वल होता, V0 इंटू 1 प्लस T2/273। ऐसा ही कुछ होता ना, ठीक है। आपसे पूछा इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, सोचो थोड़ा। V0 से V0 जाएगा, ये क्या मिलेगा, 273 प्लस T1, ये मिलेगा 273 प्लस T2। अगर इसको डिवाइड करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा बेटा यहां से V1/V2 इज इक्वल टू 273 प्लस T1/273 प्लस T2, मतलब T1/T2। मतलब बात सिंपल है, बात सिंपल ऐसे ही कि अगर आपको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दे तो उसको कैलेंडर में करके पुट करके रख लेना यहाँ पे, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो इतना कहानी से इतना जो लिखा था वही समझाने के लिए था कि टेम्परेचर को आप लोग किस में उठा के रखो, केल्विन में उठा के रखो, डिग्री सेल्सियस में काम नहीं करना होता है, ठीक है। ये लिखो पहले पूरा जो भी लिखा है सामने, कहाँ से लिखना है, यहीं से 0 डिग्री सेल्सियस से लिखो ना, लिखो थोड़ा इसे। तुम्हारे पड़ोसी कहाँ गए, ऑनलाइन है आज। और तुम्हारा पड़ोसी कहाँ, ऋतिक, आ जाता है, गाँव गया है। और अमित कहाँ पे, नहीं आ रहा, कहाँ पे, वो गाँव में है, वो भी यहीं रहता है वो। लिख दिया आप लोग ये, लास्ट टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए तुम्हारे, खुद से चेक नहीं किया, ओ लिख दिए सब लोग, चलो सुनो, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन हम लोगों के पास में क्या था, जनरल इक्वेशन वाज V एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू
वी नॉट इंटू 1 प्लस टी अपॉन 273, यही था, ठीक है। बट अगर वॉल्यूम का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करो, वॉल्यूम का किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोगों के पास किस में बेटा, डिग्री सेल्सियस में, और 0 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी से सोच के बताओ। 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम 0 होगा क्या, अरे होगा कि नहीं। अगर टेम्परेचर हम लोग रखे 0 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम कितना होगा, वी नॉट होगा, कुछ इतना ऐसे ही होगा ना, वी नॉट। अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। और एक टाइम पे कितना हो जाएगा बेटा, एक टाइम पे 0 हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं, ऐसा हो जाएगा एक टाइम पे 0। किस टाइम पे 0 होगा ये बताओ मुझे। और टेम्परेचर को कम करते रहेंगे, एक टाइम पे वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस का 273 रख दोगे तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, है ना। तो कब जाके बेटा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 केल्विन पे, ऐसे ना, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, ठीक है। यानी 0 केल्विन पे या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसा हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। कैसा पॉसिबल है, सोच के देखो, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना, है ना। और इसकी जो हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर, हम लोग सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। जैसे वाटर को सोचो ना, H2 अगर हम लोगों के पास गैस होता तो कब तक आप लोग उसके वॉल्यूम को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करा सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। लेकिन अगर आप लोग उसको 100 से नीचे लेके आओगे तो लिक्विफाई हो जाएगा 100 पे आके, और लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो क्या उसके वॉल्यूम को चेंज करा सकते हैं आप लोग, फिर नहीं करा सकते ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो गैस ही नहीं रहेगा तो उसके वॉल्यूम में चेंज गैस के अकॉर्डिंग क्यों आएगा। ये चीजें तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं ना कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना ही रिपल्सन का फोर्स होता है, लेकिन एक्चुअली देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एक्चुअल में क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स भी होता है, रिपल्सन का फोर्स भी होता है। अट्रैक्शन का फोर्स होता है तभी तो लिक्विफाई हो जाता है, कोई गैस रहेगा ही नहीं, तो गैस का लॉ उस पर नहीं लगा सकते हम लोग। तो ऐसा होता नहीं है, दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज जीरो। इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस भी जीरो हो जाता है, और जो पार्टिकल्स प्रेशर लगाएंगे, जो गैस का प्रेशर होता है वो भी जीरो हो जाता है। ये भी हम लोग देखेंगे प्रेशर कैसे जीरो हो गया, ठीक है ना। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये सभी को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको समझने में, ठीक है ना। तो दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर। एक हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तुम लोगों को वही सही से आ रही, जो लोग इधर बैठे हैं ना, तबीयत दिक्कत है आज। लिख दिया आप लोग ये, ठीक है। नेक्स्ट लॉ लिखो आप लोग, कौन सा लॉ बचा हुआ है पढ़ाने को, हाँ गे लुसाक्स लॉ। तो लिखोगे बेटा नेक्स्ट लॉ, 2 लॉ और बचा हुआ है इसका, गे लुसाक्स लॉ। ये किसका रिलेशन बेटा, प्रेशर एंड टेम्परेचर का रिलेशन है। तो दोनों लॉ में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बस जहां पे वॉल्यूम था वहां पे टेम्परेचर रख देंगे हम, और उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो सिंपल सा लॉ है, ये भी यही बोलता है प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर कैसा होता है बेटा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग क्या कर रखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। टेम्परेचर हम लोग किस में लेके चलेंगे बेटा, केल्विन में, ठीक है ना। The pressure of a fixed amount of gas is directly proportional to its temperature in Kelvin at constant volume। तो हम लोग बोल सकते हैं P इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू टी। तो P अपॉन टी कैसा हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से भी बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट करके रखा हुआ है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को इसको समझने में, ठीक है। चलो P इक्वल्स टू क्या है हम लोगों के पास में बेटा, P इक्वल्स टू है K इंटू टी। तो हम बोल सकते हैं कि dP अपॉन dt करे तो क्या हो जाएगा K, और K किसके इक्वल है बेटा, P अपॉन टी के इक्वल। तुम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि डेल P अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू P अपॉन टी। हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज V अपॉन टी। उल्टा लिख दिया, इज P अपॉन टी, ठीक है ना। लिख दिए क्या, ग्राफ्स बना लोगे इसके आप लोग सारे के सारे, नहीं बना सकते, बना लेंगे सारे ग्राफ सेम है चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ के जो ग्राफ बनाए थे उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, आइसोबार्स ना, क्योंकि वहां प्रेशर कांस्टेंट था इसलिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सभी ग्राफ्स को आइसोबार्स बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इनको आइसोकोर्स बोलेंगे, है ना। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आइसोकोर बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा हम लोगों के पास में होगा क्या, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे आप लोग इसके, तो सबसे पहला तो हम लोगों के पास में P इक्वल्स टू K इंटू टी। तो प्रेशर का अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। P अपॉन टी का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, ठीक है। P अपॉन टी का अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो P इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, के टी। तो एल एन पी इक्वल्स टू एल एन टी प्लस एल एन के, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हो y इक्वल्स टू mx प्लस सी से। एल एन पी का ग्राफ बनाओगे बेटा एल एन टी के रेस्पेक्ट में, स्टार्ट फ्रॉम एल एन के स्ट्रेट लाइन, थीटा कितना हो जाएगा 45। सारे ग्राफ सेम है, समझ रहे ना आप लोग, इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या, सभी को क्लियर है। इन सभी ग्राफ्स को किस नाम से जानेंगे हम लोग, इन सबको हम लोग जानते हैं आइसोकोर्स के नाम से। आइसोकोर्स तो समझते हैं ना, जहाँ पे वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ्स मतलब आइसोकोर। लिखो जल्दी से। तुम लोगों ने जीओसी सॉल्व करना स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आने लगा, हो रहा है, नहीं आता में आ रहा है कुछ, हो रहे हैं अब तुम्हें हो रहा है। हम्म
इसमें है ही नहीं बेटा हमारे पास, वो तो 1/v था ना, इसलिए उसको v किए तो फिर माइनस में हो गया ना, वो log ऑफ 1/v था ना वो, तो उसको हम लोग कन्वर्ट किए तो log माइनस का log v हो गया था। तो इस वजह से वहां पे चेंज आया ना, 2 ग्राफ बनाने पड़े थे, यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ पे ग्राफ जैसे उस दिन आप लोगों को एक बनवाया था, ऐसा पूछ सकता है पीटी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आएगा, लोग बता सकते हैं क्या? हाँ आपसे पूछा है पीटी वर्सेस टी क्या होगा, पीटी वर्सेस टी ग्राफ क्या होगा, जब सभी लोग बताओ जल्दी से। पीटी वर्सेस टी ग्राफ जो ही लिखो बेटा क्या है। आज तुम लोगों की वॉइस नहीं आएगी, कल से आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है अभी लिखो। ठीक है और बताओ। हाँ तुमने तो आंसर दी, बाकी को तो देने दो। कांस्टेंट आएगा नया, सब लोग बोल रहे कांस्टेंट। पीटी वर्सेस टी बेटा देखो, पी इज इक्वल टू क्या है, के टी, अगर टी से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, पीटी विल बी इक्वल टू के टी स्क्वायर, ऐसे होगा ना, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई हम लोग कर लें दोनों साइड में, तो पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला होता है ना। तो पीटी वर्सेस टी का आप लोग ग्राफ बनाओगे बेटा, पीटी वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे अगर, तो कैसा आएगा बेटा, पैराबोला, ऐसा कुछ आएगा पैराबोलिक कर्व, समझ रहे ना आप लोग। अब बना सकते हैं, और भी चीजें पूछेगा तो ये भी तो एक आइसोथर्म, ये आइसोकोर ही है ना, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग बनाए तो ये भी एक आइसोकोर ही है। ठीक है चलो लिखो इसको भी। नीट का एग्जाम तो इस बार काफी लेट होगा। तो मेरे को डेट आ गई है, कब हुआ ना? नहीं बेटा अभी कुछ नहीं आया। ऑफिशियली अभी से कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना, न्यूज वगैरह अभी तो सोच ही रहना ऐसा कुछ। हाँ तो बेटा नहीं कह सकते ना कुछ, इस बार बोर्ड का एग्जाम भी लेट हो रहा है ना सीबीएसई का, तो इतनी जल्दी कैसे करा देगा कोई भी। मई में होगा। हाँ हाँ तो बोर्ड एग्जाम भी लेट हो रहा है बेटा, तो तुम लोगों का बिल्कुल चांस तुम लोगों का है। हाँ बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा बिल्कुल बेटा, बोर्ड्स जो इस बार लेट होंगे 45 डेज टू 60 डेज लेट होंगे इस बार। और बोर्ड्स लेट हुआ तो तुम लोगों का एग्जाम ऑब्वियसली लेट होगा। जो एग्जाम आईआईटी का जैन में होना था अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है ना, फॉर्म फिल किए गए, नहीं फिल किया गया ना, जो अक्टूबर में हो जाते थे, इस बार नहीं हुआ, लेट ही होगा 100%। मार्च में मुझे लग रहा है इस बार मेंस होगा, जो जनवरी में होता था वो वाला। दिसंबर में क्यों होता है मेंस के, 25 से 30 दिन बाद हो जाता है। हाँ हाँ तो जून में हो जाएगा, जून में एडवांस हो जाएगा लास्ट में। कौन सा उस टाइम पे स्टार्ट होता है कोई भी चीज, लेट ही होगा ना दोनों चीजें। सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा बेटा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कंफर्म है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये लिख दिया क्या आप लोग, एग्जाम लेट होगा ये तो कंफर्म है, कितना भी होगा लेट जरूर होगा, पहले वाले टाइम पे नहीं हो सकता। चलो बेटा अगर हम लोग टेम्परेचर को रखते हो हम लोग डिग्री सेल्सियस में, तो प्रेशर में क्या चेंज आता, वैसे जैसे वॉल्यूम में आ रहा था, प्रेशर में क्या चेंज आएगा, प्रेशर चेंजेस बाई
pressure changes by 1/273 times of the pressure at 0 degree Celsius with per degree change in temperature। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ रहेगा। तो अगर टेम्परेचर को आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराओगे तो प्रेशर में कितना चेंज आएगा बेटा? 1/273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर एट 0 डिग्री। जो वॉल्यूम में चेंज हम लोग देख रहे थे सेम वे यहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम कितना चेंज करता था? 1/273 टाइम्स। प्रेशर कितना चेंज करेगा? 1/273 टाइम्स किसका? जो प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा उसका। वॉल्यूम में सेम चेंज करता था, रिलेशन सेम मिलेगा। जब पे भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा कि टेम्परेचर को उठा के प्रेशर के रेस्पेक्ट में किस में रखो, हमेशा केल्विन में रखो, डिग्री सेल्सियस में लेके काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बातें करोगे बेटा, तो अगर मान लो प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना है? पी नॉट है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस पी नॉट अपॉन 273 माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी नॉट अपॉन 273। प्रेशर बढ़ा है और टेम्परेचर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ गया कितना? 1/273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर at 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को कम किया, प्रेशर कम हो गया कितना? 1/273 टाइम्स ऑफ द प्रेशर at 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही केस में सेम चेंज आ रहा है। जो वॉल्यूम में चेंज था वो सेम प्रेशर के केस में भी देखने को मिल रहा है। हाँ, तो इन जनरल जो हम लोगों को मिलेगा इक्वेशन बेटा, इन जनरल जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ अगर टेम्परेचर कितना होगा T डिग्री सेल्सियस तो प्रेशर कितना होगा? Tt, दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273। ठीक है। प्रेशर हम लोगों के पास में टेम्परेचर कितना लिया हम लोग? T1, तो प्रेशर कितना मिलेगा? P1। वो किसके इक्वल होगा? P नॉट इंटू 1 प्लस T1 अपॉन 273। टेम्परेचर कैसा हम लोगों के पास? T2। प्रेशर कैसा हो जाएगा? P2। वो कितना होगा? P नॉट इंटू 1 प्लस T2 अपॉन 273। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? P नॉट से P नॉट गया, फिर से सेम रिलेशन मिलेगा आप लोगों को। P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू 273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2, दिस इज कैपिटल T1 अपॉन T2। मतलब ये कि टेम्परेचर को किस में उठा के रखना है आपको? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में लेके काम नहीं करेंगे। बाकी चीजें आप लोग इधर उधर उठा के रखेंगे, काम चल जाते हैं। आप यहाँ पे प्रेशर का कोई भी यूनिट रख सकते हैं दोनों तरफ। आपने अगर यहाँ एटीएम में रखा इधर भी रख लो, यहाँ एमएमएच में रखा यहाँ पे रख लो, बार में रखा यहाँ पे रख लो, सेम। और मेरा यहाँ पास्कल में रख के चलो तो यहाँ पे पास्कल में लेके काम चला सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर को किस में रखना पड़ेगा? केल्विन में 100%। ठीक है, लिखो ये। लिख दिए क्या? अभी नहीं लिखे? नहीं लिखेगा? अभी भी बात कर रहे हो, लिख नहीं रहे? टाइम पूछ रहे थे। हो गया? चलो, बट जनरल रिलेशन हम लोगों के पास में क्या है? प्रेशर Pt इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू 1 प्लस T अपॉन 273 है ना। यहाँ पे भी ग्राफ सेम ही आएगा। आप लोगों से पूछा जाए कि प्रेशर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आप लोगों से पूछा जाए क्या होगा, तब बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? कुछ ना कुछ P नॉट होगा। इसके ऊपर अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा।
टेम्परेचर को कम करोगे प्रेशर क्या होगा, कम का होगा। एक टाइम पे कितना हो जाएगा, 0। 0 करने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटा, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, है ना। 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैसा होता है, 0 होता है। या वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसा होता है, 0 होता है। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, लिखिए क्या आप लोग, नहीं लिखे अब तक, लिख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, किसी को दिक्कत है क्या। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब, कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम 0 तो बेटा गैस ही नहीं है तो फिर प्रेशर कैसे हो जाएगा, क्या बोल रहे हो तुम, वॉल्यूम 0 हो जाए मतलब प्रेशर इनफाइनाइट हो जाए तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, ऐसा क्यों हो जाएगा बेटे। ये जो चीजें है वो हाइपोथेटिकल है, इस पे गैसियस स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गैस की बातें नहीं कर सकते। 0 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इट इज जस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर। मतलब बात ये होगा कि गैस गायब हो गया, 0 वॉल्यूम होने का मतलब क्या होता है, गैस है ही नहीं, डिसअपियर हो गया। ऐसा नहीं होता ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम दूसरा ये बोल रहे हो ना कि टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर वो इतना होगा कि टेम्परेचर को हम लोग टेम्परेचर कम करके लेके आ रहे हैं ना, तो वॉल्यूम को कितना कर रहे हैं हम लोग, 0 कर रहे हैं। अब ऐसा एक्चुअल में हो ही नहीं सकता, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना जरूरत है ही नहीं है। वो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो तो फिर भी ठीक है ना। लेकिन गैसियस स्टेट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो ये इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल और जस्ट इमेजिनरी टेम्परेचर, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, एक लास्ट लॉ लिखोगे बेटा, कौन सा वाला, एवोगाड्रोस लॉ। इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कब किए तो कोई बताएगा, मोल कॉन्सेप्ट में ना, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ किस चीज के बारे में है, किस चीज का है बेटा ये, The number of molecules. Amount. हाँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स। अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स बोलना ठीक नहीं है, वो इसका एक रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन स्टेटमेंट क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of molecules at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure। ये था इनका कहने का मतलब, ये था कि हम लोगों ने O2 गैस लिया, H2 लिया, Cl2 लिया और CH4 चार गैस लिया। इसका अगर वी वॉल्यूम लेंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितना है, n, तो इसके वी वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कितना होगा, सेम n। इसका वी वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, सेम n नंबर। ठीक है ना, अगर सभी का वॉल्यूम सेम है तो सबके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होगा, सेम होगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा तो मोल्स भी सेम होगा, है ना, ऐसा ही कुछ रहेगा ना, तो n मोल्स हो जाएंगे इनके अंदर। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि v वॉल्यूम में अगर n मॉलिक्यूल्स है तो 2n मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, 2v। वॉल्यूम मोल्स अगर डबल होंगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। इसका मतलब सिंपल कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ठीक है, यहां तक जो पढ़ा है वो सब पढ़ा हुआ था,
इसके आगे थोड़ा सा आपको नई चीजें मिलेंगी अब, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, लिख दिए। V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 लिखा ना, अभी नहीं लिखे? चारों गैस लॉ क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं इनको समझने में? आसान है ना सारे के सारे लॉ? ये भी डिफिकल्ट थे? चलो बेटा अगर हम लोग चारों गैस लॉ को कंबाइन कर दें, इफ यू कंबाइन ऑल द 4 गैस लॉज, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? एक ही गैस लॉ मिलता है, एक ही इक्वेशन मिलता है। अगर चारों को कंबाइन करोगे यू विल गेट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इनटू टी, ऐसे ही मिलेगा ना? पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इनटू टी, ऐसा क्यों मिलेगा? पहला बॉयल्स लॉ देखो, अगर एन और टी कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा लॉ बोलता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अभी पढ़े हम लोग। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है ना? तो सारे लॉ सेटिस्फाइड है इससे। पीवी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनटी, ठीक है ना? अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो पीवी विल बी इक्वल टू एन आर टी। आर क्या है यहाँ पे? आर जो है बेटा वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है ना? कौन सा वाला गैस कांस्टेंट? आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना? इसको दो नाम से हम लोग जानते हैं। आर इज गैस कांस्टेंट, कौन सा बेटा? दिस इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट, दिस इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट के साथ साथ में और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना? आर इज गैस कांस्टेंट नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है? तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हम लोगों को मिला, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है? लिखिए आप लोग इसको। इसको यूज कैसे करेंगे वो थोड़ा लिखो आप लोग। हाउ टू यूज पी विज इक्वल्स टू एनआरटी। आर का वैल्यू क्या होता है कोई बताएगा मुझे? 8.31 2 8.314 आगे 8.314 के आगे 0.0821 वो लगा है, तो 8.314 के आगे बोलो ना यूनिट क्या है? एटीएम कुछ ऐसे होती है। अच्छा ठीक है, बेटा पीवी को एनआरटी को यूज कैसे करेंगे थोड़ा ठीक से सुनना। देखो प्रेशर अगर आप लोगों को एटीएम में मिले, किससे मिले बेटा? एटीएम में मिले, तो वॉल्यूम को आपको लीटर में रखना पड़ेगा। किसमें? लीटर में। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना, ठीक है? अगर प्रेशर मिले एटीएम में तो वॉल्यूम किसमें रखोगे बेटा? टेम्परेचर। आर का वैल्यू कितना रखोगे? 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना? क्या लिखो? एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल 0.0821, ठीक है? दूसरा, अगर प्रेशर आपको मिले किसमें बेटा? पास्कल में। पास्कल मतलब ये कुछ और होता है। हाँ, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ा वॉल्यूम किस में रखेंगे आप लोग? वॉल्यूम किस में रखेंगे? मीटर क्यूब, ठीक है? नहीं मिलेगा तो कन्वर्ट कर लेंगे।
अगर प्रेशर आपको पास्कल में दिया होगा तो वॉल्यूम को रखेंगे न्यूटन पर मीटर, वॉल्यूम को रखेंगे मीटर क्यूब में, ठीक है। टेम्परेचर बेटा किस में रखेंगे? केल्विन में। आर का वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसके अलावा आर के बहुत सारे वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं। जूल को आप लोग कैलोरी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? 4.2 से डिवाइड करके ना। इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो 4.2 से डिवाइड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अरे हाँ या ना? कर सकते हैं ना। तो आप चाहे इसके और भी फॉर्म लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिखेंगे अदर फॉर्म्स में। यूज आपको ये दोनों करना है बस, इसके अलावा कोई आप यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर प्रेशर का एटीएम का बार दिया हो तो आप लोग कन्वर्ट वनवर्ट कर लेंगे ना इधर उधर, ठीक है। देखो इसका अदर फॉर्म्स में आप लोग चाहे तो इसको जूल को आप लोग आर का वैल्यू 8.314 को 4.2 से डिवाइड करके इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो, 1.98 नियरली 2। इसको 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसको अर्ग में कन्वर्ट करना होगा तो इसको कितने से इंटू करोगे जूल को? 10⁻7 से। तो और फॉर्म सब लोग लिख सकते हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं करना है हम लोगों को, इनको ही हम लोग यूज करेंगे। लिखने को तो आप लोग एनर्जी को बहुत सारे फॉर्म्स आप लोग ने पढ़े हैं, जूल को इधर कन्वर्ट कैसे करना है, अर्ग में कैसे करना है, और किसी में कैसे करना है, वो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं करने वाले। लिख दिया अब इसे? नहीं लिखे? चलो एक छोटा सा काम करो, ये बताओ प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है ना। प्रेशर का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ग्राफ कुछ ऐसा ही आता है कि नहीं आता, ये बताओ। अरे हाँ या ना। ये मान लो टेम्परेचर T1 पे बनाया गया, ये T2 पे, ये T3 पे। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3, ये बताओ। बताओ बताओ लिखो। T1, T2, T3 का रिलेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ। T3 सबसे ज्यादा, T3, T2, T1। तुम तो बहुत होशियार हो गए हो, इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। चलो ये हम लोगों के पास बेटा प्रेशर है, ये 1/V है। ये लिखेंगे ना, तो मैं तुम लोगों को नहीं बोला, तुमने सही बोला है अभी, ठीक है। देखेंगे जो भी है। ये टेम्परेचर बेटा क्या है? T3 है ना, ये T2 था, ये T1 था। अब क्या रिलेशन होगा? अभी भी T3 ज्यादा है। T3 ज्यादा है, दोनों ही केस में T3 ज्यादा है, ठीक है। ऐसा कुछ किया होता बेटा तो बताओ। वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ में ग्राफ हम लोग बनाए होते अलग अलग प्रेशर पे। ये P1 है, अच्छा इधर P3 लिखते थे ना हम लोग, P3 है, ये P2 है, ये P1 है। पहले लिख दिया। P1 ज्यादा होगा, कैसे? स्लो वी के कौन ज्यादा है पता नहीं, कंफ्यूज हो। P3 ज्यादा होगा। चलो ये बेटा वॉल्यूम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हम लोग बनाए होते हैं अलग अलग वॉल्यूम पे, V1, V2, V3। अब क्या ऑर्डर होगा? अच्छा स्लोप के हिसाब से निकाल रहे हो, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इसे V3 बड़ा होगा, इसे P3 बड़ा होगा, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, हाँ सर। चलो देखो क्या करते हैं बेटा, दो तरीके से जा सकते हैं, तो स्लोप निकाल के, है ना, और एक बिना स्लोप निकाले। अभी सोचो कि ये जो रिलेशन है ना वो 3 के बीच का हो गया, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और 3 का रिलेशन तो नहीं पढ़े हम लोग, और 3 को वेरिएबल मान के सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी एक को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो आप जो भी चाहे प्रेशर और वॉल्यूम में से एक को कांस्टेंट कर दो, वट एवर यू वांट, ठीक है ना।
जिसको भी आपका मन करे उस एक वैल्यू को कांस्टेंट करो। जैसे यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का, तो एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इधर हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं वो किसका बनाए बेटा, वॉल्यूम टेम्परेचर का, तो यहाँ वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और ये वाला ग्राफ किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, प्रेशर और टेम्परेचर में से किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास में ग्राफ जो होगा वो 3 वेरिएबल के बीच का आ गया, तो किसी एक को कांस्टेंट करो और बाकी 2 के बीच का रिलेशन आपको पता है। मान लो आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट किया हो, तो आप लोग वॉल्यूम का टेम्परेचर का रिलेशन जानते हैं। अगर आप लोगों ने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है तो लोग प्रेशर का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में रिलेशन जानते हैं ना, तो जानते हैं कि नहीं। अब हम लोगों को अगर इस वॉल्यूम को कांस्टेंट करना पड़े तो कर दिए, तो हुआ कि नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अब क्या करें, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिए बेटा। वॉल्यूम कांस्टेंट करने के बाद अब किसका रिलेशन देख सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर का, और ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट कर दें, किसको कांस्टेंट किए, वॉल्यूम को 1/v कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट किए। ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, ये वाला प्रेशर P3, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, तो बढ़ रहा होगा कि नहीं। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना। ठीक है, चलो इधर बताए तो बेटा क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें हम लोग, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे बेटा। ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब प्रेशर कैसा हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो P3 लेस देन P2 लेस देन P1, समझ गए ना। यहाँ पे क्या कर दो, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर P1, प्रेशर P2, और यहाँ पे बेटा कैसा हो गया P3, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा होगा V3 लेस देन V2 लेस देन V1। समझ गए कि नहीं समझे, कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में, बना लिए ये। इसके आगे बेटा कल मिलते हैं तुम लोगों से, कल हम लोग जीओसी डिस्कस करेंगे, कल तुम लोगों की आवाज भी आएगी ठीक से, ठीक है, ठीक है सर। हाँ लास्ट लाइन क्या, लास्ट लाइन, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल तुमसे फिर।